नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। और मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं आज के एक महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि आपसे मेरा वादा था कि जल्दी ही कुछ कुछ हम स्ट्रेटजिक वीडियो लेकर आएंगे, जिस पर हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीएससी का जो हमारा एग्जामिनेशन है उसके पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हमने आपसे ये भी वादा किया था कि उत्तर लेखन पर भी हम बातचीत करने का प्रयास किए करेंगे। तो मैं आपसे बहुत दिनों से आप मुझसे बोल रहे थे कि सर वीडियो लेकर आइए, और मैं भी आपसे कह रहा था कि जल्दी ही मैं वीडियो लेकर आऊंगा, पर नहीं आ पा रहा था क्योंकि बेटा उसका कुछ कारण भी होता है। क्योंकि किसी भी चीज को लाने से पहले उस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, उस पर थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ता है कि कैसे बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाए। तो आपका ये इंतजार खत्म हुआ और आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने और आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं, तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। और वो बिंदु क्या है हमारा? वो बिंदु है हमारा कि यूपीएससी जो अपना आईएएस का एग्जामिनेशन है, उसका जो अपना सिलेबस है, यूपीएससी सीएससी का जो अपना पाठ्यक्रम है, जो अपना सिलेबस है, उस सिलेबस का संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे, उसका संपूर्ण एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और उसमें पीटी और मेंस दोनों ही बिंदुओं को हमने शामिल किया है। तो ये सेशन, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें पूरे यूपीएससी सीएससी को समझने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी जो अपना एग्जामिनेशन कराता है, ये सीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरी कहानी शुरू करने से पहले, ये पूरी कहानी बताने से पहले, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करना चाहता हूं। जो बिंदु इतना जरूरी है, इतना आवश्यक है कि अगर आप उस बात को नहीं जानते हैं, उस बात को नहीं समझते हैं, तो मेरा मानना है कि हमारी पूरी तैयारी की जो प्रक्रिया चल रही है, हमारी पूरी तैयारी का ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसका कोई महत्व नहीं निकलता है। तो यूपीएससी सीएससी का पाठ्यक्रम क्या है, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें बिंदुओं पर कैसे बात करनी चाहिए, पाठ्यक्रम को कैसे समझना चाहिए, क्या हमें पाठ्यक्रम को याद करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर थोड़ी देर में बातचीत की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम ये समझने का बेटा प्रयास करते हैं, हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि हमने जो ये यूपीएससी लिखा है, यूपीएससी, ये यूपीएससी आखिर क्या है? ये यूपीएससी का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? और इसके आगे जब हम सीएसई लिख देते हैं, तो इसका आशय क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? पहले इन दो बिंदुओं को मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उस एग्जामिनेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं, उस एग्जामिनेशन को कराने वाले आयोग के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो मेरा मानना है कि वो पूरी तैयारी, वो पूरा हमारा प्रयास, पूरा हमारा जो एफर्ट है, वो सब बिल्कुल बेकार चला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे क्या चाहता हूं? सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप यूपीएससी सीएससी को समझें, आप आईएएस को समझें, और फिर जो है हम आगे बात करेंगे उस तैयारी के पाठ्यक्रम के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूं, सबसे पहले बेटा हमें यह समझना है कि यूपीएससी का अर्थ क्या होता है। यूपीएससी क्या है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या मतलब होता है बेटा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संघ लोक सेवा आयोग। क्या बेटा? संघ लोक सेवा आयोग। देखो, यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक कमीशन है, एक आयोग है। आयोग क्या होता है? आयोग का मतलब एक संगठन, आयोग का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। और आयोग क्या करता है? आयोग विभिन्न सारी चीजों के लिए गठित किए जाते हैं। जैसे कभी कभी आयोग जो है किसी मामले की जांच के लिए गठित किए जाते हैं, कभी कभी आयोग जो है वो किसी विशेष विषय पर अध्ययन के लिए गठित किए जाते हैं, और कभी कभी कुछ कुछ आयोग बहुत स्थायी होते हैं, जैसे वित्त आयोग है, केंद्र राज्य संबंधों की बात करता है। इसी प्रकार का संविधान में अनुच्छेद 315 में एक आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस आयोग, इस संगठन का कार्य क्या है? इस संगठन का कार्य है कि संघ सरकार के लिए, अर्थात केंद्र सरकार के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए अधिकारियों को भर्ती करना। ठीक है? तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है बेटा? संघ लोक सेवा आयोग एक आयोग है, एक संगठन है, एक कमीशन है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? जिसका मुख्य कार्य है संघ सरकार या केंद्र सरकार के लिए
जो उनकी सेवाएं हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को, विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को, नागरिकों को भर्ती करना। देखो, संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसा आयोग जो संघ सरकार के लिए, लोगों की सेवा के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है, अधिकारियों की भर्ती करता है, उसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। बात समझ आई? संघ सरकार का, केंद्र सरकार का ऐसा आयोग जो लोगों की सेवा के संदर्भ में अधिकारियों की भर्ती करता है, अधिकारियों की भर्ती करने के लिए परीक्षा का पैटर्न तैयार करता है, अधिकारियों की भर्ती करने के लिए परीक्षा के मापदंड, मानदंड तैयार करता है और फिर उसकी परीक्षाएं कराता है। तो संघ लोक सेवा आयोग एक आयोग है, एक संगठन है, एक कमीशन है जो लोगों की सेवा के लिए संघ सरकार के अंतर्गत अधिकारियों की भर्ती करने का प्रयास करता है, परीक्षा का आयोजन कराता है और परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में क्या करता है बेटा? वो परीक्षा के मापदंड, परीक्षा के मानदंड, परीक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करता है और परीक्षाओं का आयोजन भी कराता है। तो संघ लोक सेवा आयोग एक आयोग है जो परीक्षाओं के आयोजन के लिए कार्य करता है। अब सवाल यह है, क्या यह आयोग केवल हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षा कराता है या विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को संपादित करता है? तो ये जो यूपीएससी बेटा अपना कमीशन है, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का क्या करता है? आयोजन करता है। क्या करता है? विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन होता है। कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन कराता है? ये देखो, यूपीएससी आपका सीडीएस भी करा देता है, आपका एनडीए भी करा देता है, आपका सीएपीएफ का एग्जाम होता है वो भी करा देता है, ईपीएफओ का एग्जामिनेशन भी करा देता है और इसी क्रम में ये मेडिकल के भी कुछ एग्जामिनेशन कराता है, मेडिकल के। इसी क्रम में ये जो आयोग है बेटा, वो इंडियन इकोनॉमिक और इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशन भी करा देता है, इंडियन रेलवे सर्विसेज की भी एग्जामिनेशन करा देता है। इसी के साथ साथ ये कमीशन एक एग्जाम कराता है जिसे बोलते हैं सीएसई। सीएसई का मतलब क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्या बेटा? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लोक लोक सेवा परीक्षा। क्या बेटा? लोक सेवा परीक्षा या नागरिक सेवा परीक्षा। समझना जरा ध्यान से, नागरिक सेवा परीक्षा, लोक सेवा परीक्षा या नागरिक सेवा परीक्षा। मतलब यूपीएससी एक कमीशन है, एक आयोग है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराता है और जिनके माध्यम से वह केंद्र सरकार के लिए क्या करता है? अधिकारियों की भर्ती करता है। जैसे कौन कौन सी परीक्षाएं कराता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, नेशनल डिफेंस आपकी एजेंसी है, या आपकी उसके लिए भर्ती करता है, सीएपीएफ के लिए करता है, ठीक है। आर्म्ड जो पुलिस फोर्सेज है उनके लिए ईपीएफओ जो प्रोविडेंट फंड वाला होता है वहां के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाती है, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भर्ती की जाती है, आपकी इकोनॉमिक सर्विस की भर्ती की जाती है, विभिन्न प्रकार के। उसी प्रकार का एक एग्जामिनेशन है, वो कौन सा एग्जाम है बेटा अपना? वो अपना एग्जामिनेशन है, वो अपना एग्जामिनेशन है ये सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है? नागरिक सेवा परीक्षा। ऐसे अधिकारियों की भर्ती करना जो कि नागरिकों की सेवा के लिए आगे कार्य करेंगे। ध्यान से समझना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, नागरिक सेवा परीक्षा। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक परीक्षा का आयोजन कराता है जिस परीक्षा का नाम क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लोगों की सेवा के लिए जो है परीक्षा कराना और इस परीक्षा से जो अधिकारी आते हैं उनका कार्य क्या है? नागरिक सेवा परीक्षा। तो आप सोचिए कि कितना गंभीर विषय है कि इस परीक्षा का नाम ही नागरिक सेवा के संदर्भ में रखा है, लोगों की सेवा के संदर्भ में इस परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है और इससे जो अधिकारी निकल कर आ रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक सेवक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको? हम नागरिक सेवक कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट्स। मतलब कि जब आप आईएएस की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये मानकर चलो कि आपका काम क्या है? आपका काम है नागरिकों की सेवा करना, क्योंकि आप नागरिक सेवक हैं और आप जो परीक्षा दे रहे हैं वो नागरिकों की सेवा के संदर्भ में परीक्षा है। तो पहले दिन से ही आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, आपकी अभिवृत्ति, आपकी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए? लोगों के सेवा के संदर्भ में आपको अपनी विचारधारा, अपनी मानसिकता, अपनी अभिवृत्ति, अपनी मनोवृत्ति का निर्धारण करना पड़ेगा और तैयारी के पहले ही दिन से
आपको ऐसे अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे गुण, ऐसी विशेषताएं विकसित करनी पड़ेंगी जिससे कि आपके अंदर जो है नागरिकों की सेवा का भाव निकलकर सामने आए। तभी आप इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझ पाएंगे, तभी आप इस परीक्षा के मुख्य जो विषय वस्तु है, उसका जो एसेंस है उसको समझ पाएंगे। क्योंकि ये परीक्षा ही हो रही है किसके लिए? नागरिकों की सेवा की भर्ती, नागरिकों की सेवा करने के लिए अधिकारियों की भर्ती के संदर्भ में इस परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। क्योंकि परीक्षा क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके माध्यम से नागरिक सेवकों की भर्ती की जाती है और परीक्षा का नाम क्या है? नागरिक सेवा परीक्षा। तो ध्यान से समझना, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, आप आईएएस की तैयारी नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं? आप यूपीएससी द्वारा, इस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं आप? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं। तो अगर आप कभी ये कहते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी तो विभिन्न सारे परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो फिर सवाल ये आ जाता है कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किस परीक्षा के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, किस परीक्षा के लिए आप आगे बैठेंगे। तो यूपीएससी की तैयारी नहीं है। यूपीएससी में या तो आप सीडीएस की तैयारी करेंगे, एनडीए की करेंगे, सीएपीएफ की करेंगे, ईपीएफओ की करेंगे, मेडिकल की करेंगे, रेलवे की करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, इकोनॉमिक्स की करेंगे, या फिर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। इसलिए आप देखना कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है, यूपीएससी का जो आपका प्रवेश पत्र आता है, यूपीएससी का जब भी फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें क्या लिखा रहता है? यूपीएससी सीएससी परीक्षा का परिणाम, यूपीएससी सीएससी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, यूपीएससी सीएससी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन। तो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा आपको। जिस तैयारी के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस तैयारी के बारे में आप आरंभ कर रहे हैं, उस तैयारी के एसेंस को, उस तैयारी के मूल तत्व को आपको समझना पड़ेगा। तो आज से ये कहना बंद कर दो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ये कहना बंद करो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बेटा? यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली नागरिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, आपने नागरिक सेवा की तैयारी करी, इसमें आप सफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसमें आप सफल हो जाते हैं। सफल होने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के पद आपको मिलते हैं। ठीक है? जिनकी बड़ी अच्छी रैंक होती है उनको आईएएस मिल जाता है, किन्हीं किन्हीं को आईपीएस मिल जाता है, किन्हीं लोगों को आईएफएस मिल जाता है, फॉरेन विदेश सेवा मिल जाती है, किसी किसी को आईएफओएस फॉरेस्ट सर्विस मिल जाती है, किसी को रेलवे सर्विस मिल जाती है, किसी को डाक सर्विस मिल जाती है। तो आईएएस कोई परीक्षा नहीं है, आईएएस जो है एक पद है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, ये एक सेवा है। आप जब सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी वरीयता क्रम के आधार पर, आपकी रैंक के आधार पर आपको विभिन्न प्रकार के पदें और सेवाएं आवंटित की जाती हैं। उन्हीं को हम आईएएस कहते हैं, उन्हीं को आईपीएस कहते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि केवल आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपको सफल होने के बाद आईआरएस का पद मिल गया, रेवेन्यू सर्विस का पद मिल गया, तो क्या आप रेवेन्यू को ज्वाइन नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है। आईआरएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, आप तो ज्वाइन करेंगे। ऐसा कौन सा आदमी होगा जो सफल होने के बाद जो है यूपीएससी की परीक्षा में लिस्ट में नाम आने के बाद कहेगा कि नहीं नहीं हम आईआरएस बने हैं, हम तो केवल आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तो ये जो अभी तक भ्रामक सूचनाएं आपके दिमाग में होंगी, जो भ्रामक विचार आपके दिमाग में होंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं। सही बात क्या है? सही बात यह है कि हम यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सीएससी परीक्षा का की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत जो पद मिलता है वो पद आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, आईएफओएस है, और विभिन्न प्रकार के पद इस प्रकार आपको वरीयता क्रम में मिलते जाते हैं। अगर आपको आईएएस बनना है तो रैंक अच्छी लानी पड़ेगी, अगर आपको आईपीएस बनना है तो भी रैंक अच्छी लानी पड़ेगी। जितने अच्छे आपके नंबर आएंगे उतनी रैंक आपको मिलती चली जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस तैयारी में, सबसे गंभीर बात इस तैयारी में जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि हम यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आईएएस आईपीएस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। तो आज से क्या कहेंगे हम
यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी हम कर रहे हैं। संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाले नागरिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम नागरिक सेवक बनेंगे। पहले तो इस वाले बिंदु को हमने बिल्कुल क्लियर किया कि यूपीएससी सीएससी का अर्थ क्या होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूपीएससी सीएससी का अर्थ, इसका मीनिंग समझ आया होगा। अब हमें बात करनी है इसके पाठ्यक्रम के बारे में। जब हमने पहले इसको समझ लिया, तब अब हमें समझना है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम समझेंगे और फिर जो है हम उसका संपूर्ण विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। क्लियर बात? उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के क्या देखते हैं थोड़ा सा एक प्रयास देखते हैं। चलो एक छोटा सा प्रयास करते हैं। और प्रयास क्या है? देखो, प्रयास है आपका यूपीएससी सीएससी के संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण। हमारा आज का विषय क्या है? आज का यही विषय है। और इससे पहले हमने यूपीएससी सीएससी को समझ लिया, लेकिन इसका विश्लेषण मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर करूंगा। जैसे कि जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि मैं जब भी किसी बिंदु पर बात करता हूं, मैं जब भी किसी टॉपिक पर बात करता हूं, तो पहले उस टॉपिक को कुछ खंडों में बांट लिया जाता है। उस टॉपिक को किसी छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट लेते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जिस पर हम बात करेंगे? सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि पाठ्यक्रम, जिसको हम सिलेबस कहते हैं, पाठ्यक्रम पर चर्चा क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? सही बात है। पहला पॉइंट, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या यूपीएससी सीएसई की तैयारी में पाठ्यक्रम का क्या महत्व है? का क्या महत्व है? सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि आखिर हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर क्यों रहे हैं। आखिर हमें पाठ्यक्रम पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या हमें पाठ्यक्रम पर चर्चा करनी चाहिए? उसका क्या महत्व है? सबसे पहला बिंदु देखेंगे। दूसरा बिंदु क्या देखेंगे? क्या पाठ्यक्रम को, अर्थात सिलेबस को याद किया जाना चाहिए, याद करना चाहिए? क्या इसको हमें रटने की आवश्यकता है? इस पर बात करेंगे। फिर क्या बिंदु देखेंगे कि यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के चरण, और फिर इसके बाद प्रत्येक चरण का पाठ्यक्रम या सिलेबस, इन बिंदुओं पर हमें बात करनी है। इन बिंदुओं पर हमें समझना है, इन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। क्लियर है इतना? चलो अब देखो, तो सबसे पहले बेटा ये बात निकल कर हमारी आ रही है कि क्या पाठ्यक्रम पर बात करना या पाठ्यक्रम को समझना हमारे लिए जरूरी है? तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो पहली बार बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, या जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जिन्हें तैयारी किए हुए कुछ समय हो गया है, या फिर जिन्हें तैयारी किए हुए कुछ साल हो चुके हैं, उन सबके लिए मैं कहूंगा कि ये वीडियो बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं और आपने तैयारी शुरू कर दी है, और आपको तैयारी करते हुए कुछ समय हो चुका है, और अगर आपने तैयारी करते हुए कुछ अटेम्प्ट्स भी दे दिए हैं, और अगर आपको ये नहीं पता है कि इस परीक्षा को जब आप पढ़ रहे हैं, तो इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, अगर आपने इस महत्व को आज तक नहीं समझा, तो ये परीक्षा पास करना मेरे अनुसार बहुत आसान नहीं होगा। ये रास्ता बहुत टफ होगा। तो पहले हम इसी विषय पर बात कर लेते हैं, इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि क्या पाठ्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या पाठ्यक्रम हमारे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या पाठ्यक्रम हमारी सफलता में योगदान दे सकता है? तो इसी बिंदु पर बात करते हैं। इस बिंदु को मैं समझने और समझाने के लिए
बात ये करना चाहता हूं कि मान लो कि मैं एक टीचर हूं और यूपीएससी को पढ़ाता हूं। हमारे रिजल्ट मित्रा परिवार पर बहुत सारे टीचर हैं, वो यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ाते हैं। मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जो भी यूपीएससी सीएससी के लिए बैच चलाती हैं, कई कई लाख रुपए लिए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ाते हैं। तो मेरा एक गंभीर प्रश्न आप लोगों से ये है कि ये जो रिजल्ट मित्रा परिवार पर यूट्यूब पर जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या पेड बैच में जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या फिर जो अन्य बड़े बड़ी कोचिंग्स हैं, जो संस्थान हैं, उसके जो टीचर्स हैं जो यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हर टीचर एक अपना विषय पढ़ाता होगा। तो ये जो टीचर जो विषय पढ़ा रहे हैं, ये विषय वो अपने मन से पढ़ा रहे हैं या फिर वो किसी को देखकर ये विषय पढ़ा रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जितने भी टीचर्स हैं जो भी यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सभी टीचर यूपीएससी द्वारा प्रोवाइड कराए गए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाते हैं। जैसे मैं भी पॉलिटी पढ़ाता हूँ, आईआर पढ़ाता हूँ, गवर्नेंस पढ़ाता हूँ, तो मैं भी ये देखकर पढ़ाता हूँ कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। आईआर पढ़ाते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा सिलेबस हम देख लेते हैं। तो जितने भी कोचिंग है, जितने भी आपको यूपीएससी सीएससी का कंटेंट मिल रहा है, जितने भी टीचर्स हैं, वो सभी टीचर्स भी यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही आपको विषय वस्तु उपलब्ध कराते हैं, उसके अनुरूप ही चीजें आपको उपलब्ध कराते हैं। तो जब हमारे लिए टीचर्स के लिए कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपके लिए तो यह पाठ्यक्रम और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग टीचर्स के पीछे भाग रहे हैं। आप लोग जो है बड़ी बड़ी कोचिंग्स के पीछे भाग रहे हैं। टीचर्स और कोचिंग वाले किसके पीछे भाग रहे हैं? वो यूपीएससी के सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। आप सिलेबस के बारे में जानते ही नहीं है, आप सिलेबस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आपके लिए टीचर सब कुछ है, टीचर के लिए सिलेबस सब कुछ है, तो भैया फिर सिलेक्शन कैसे होगा? असंभव है। क्योंकि टीचर भी कभी-कभी माहौल बनाने के लिए जो है कि पाठ्यक्रम को छोड़कर कुछ और पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। अगर आप पाठ्यक्रम का महत्व जानते हैं और आपको पढ़ाने वाला टीचर भी पाठ्यक्रम का महत्व जानता है, तभी गारंटीड सिलेक्शन होगा, अदरवाइज इस परीक्षा में सिलेक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। तो पाठ्यक्रम का महत्व कितना है? पाठ्यक्रम का महत्व इतना है कि अगर इस परीक्षा में आपको सफल होना है, इस परीक्षा में आपको अपना नाम जो है अंततः लिस्ट में पाना है, तो आपको पाठ्यक्रम को समझना पड़ेगा, आपको पाठ्यक्रम को देखना पड़ेगा। एक और उदाहरण से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में, मैं दिल्ली से आपको ये लाइव हूँ। आप दिल्ली में हैं और आप घूमने के लिए शिमला जाना चाहते हैं। तो आप शिमला जाने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? शिमला जाने के लिए आप सबसे पहले यही देखेंगे कि दिल्ली से शिमला का रास्ता क्या है? क्या-क्या चीज़ें हमें शिमला लेकर जाती हैं? ट्रेन जाती है, बस जाती है, क्या हम हवाई जहाज़ से जा सकते हैं? तो आप पहले क्या करेंगे? आप वो रास्ता देखेंगे और एक-एक सिंपल एक आसान रास्ता ढूँढने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पैसा भी कम लगे, आपका समय भी कम लगे और आप जल्दी भी पहुंच जाएं। तो अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा से इंटरव्यू तक सफलता प्राप्त करनी है, तो वो कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? और वो रास्ता हमें कौन प्रोवाइड करवाएगा? चूंकि एग्जाम ले कौन रहा है? ये एग्जाम यूपीएससी ले रहा है। तो यूपीएससी ने ही इस मार्ग को आसान बनाने के लिए सीएससी परीक्षा का क्या बेटा उपलब्ध कराया है? पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया है। अगर आप किसी की बात नहीं भी सुने, और सुनना भी नहीं चाहिए मेरे अनुसार, आपको किसकी बात सुनना चाहिए? इस आयोग की बात सुननी चाहिए। इस आयोग ने कहा है कि ये जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा के लिए मैं एक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहा हूं। क्या उपलब्ध करवा रहा हूं? पाठ्यक्रम। जो उस पाठ्यक्रम क्या है? फाइनल लिस्ट में नाम तक पहुंचने के लिए, नाम लाने के लिए एक रास्ता है, एक मार्ग है। अगर आपको फाइनल लिस्ट में नाम लाना है, आपको आईएएस आईपीएस बनना है, तो आपको किस रास्ते पर चलना पड़ेगा? आपको पाठ्यक्रम के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब सोचो एक आदमी जो कि दिल्ली से शिमला जाना चाहता था, वो बिना किसी रास्ता जाने सीधा दिल्ली से बैग उठा के निकल गया, किसी भी बस में चढ़ गया, किसी भी ट्रेन में चढ़ गया, शिमला नहीं पहुंचेंगे, आप कहाँ खो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। तो अगर आपको भी आपका कहाँ क्या लक्ष्य है, आप अभी यहाँ खड़े हैं और आपको फाइनल लिस्ट में नाम लेना है, उस गैप को भरने वाली चीज क्या है? उस गैप को भरने वाली चीज बेटा आपका पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस है। और कौन सा सिलेबस? यूपीएससी द्वारा उपलब्ध कराया गया सिलेबस। सारी कोचिंग, सारे टीचर्स और खासतौर पर अच्छे टीचर्स जो समझते हैं
कि सिलेबस का क्या महत्व है, वो सिलेबस के आधार पर ही आपको पढ़ाते हैं। तो टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं, कोचिंग्स तो पढ़ा ही रहे हैं, रिजल्ट मित्रा पर बिना सिलेबस की कोई बात ही नहीं होती है। तो हम लोग सिलेबस के आधार पर ही बात करते हैं। तो आप भी किसके पीछे भागिए, आप भी सिलेबस के पीछे भागिए, सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए, सिलेबस को प्राथमिकता दीजिए। सिलेबस पाठ्यक्रम ही एक ऐसी बात है जिसके माध्यम से आप क्या पा सकते हैं, अंततः सफलता पा सकते हैं और लिस्ट में अपना नाम बेटा ला सकते हैं। तो पहले तो हमने इस पर बात करी, क्या पाठ्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या इस तैयारी में पाठ्यक्रम हमें सफल करा सकता है। तो हमने कहा कि हाँ, पाठ्यक्रम हमारे लिए बहुत 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 अधिक महत्वपूर्ण है और पाठ्यक्रम जो है हमें क्या करा सकता है, इस परीक्षा में सफल करा सकता है। अब प्रश्न उभर कर आता है कि क्या पाठ्यक्रम जो सिलेबस दिया गया है वो आपको याद करना चाहिए, क्या आपको यूपीएससी द्वारा उपलब्ध कराया गया पाठ्यक्रम याद होना चाहिए? बिल्कुल, उंगलियों पर। तो अगर मेरी राय पूछी जाए और इस परीक्षा में जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं कहूं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, आपको ये पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। यस, आपको यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का, ये पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए। क्योंकि बिना पाठ्यक्रम याद किए मुझे नहीं लगता है कि इस एग्जामिनेशन को सफल किया जा सकता है या इस एग्जामिनेशन में हम सफलता पा सकते हैं। बात समझ आई? तो पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए। अब प्रश्न उभर कर यह आता है कि सर, पाठ्यक्रम को याद कैसे किया जाएगा? क्या पाठ्यक्रम को याद करने का भी कोई तरीका है? तो बिल्कुल है। किसी भी कंटेंट को, किसी भी विषय वस्तु को याद करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? एक ही तरीका होता है, निरंतर, आप जानते होंगे, निरंतर रिवीजन। निरंतर रिवीजन करना ही इस पाठ्यक्रम को याद करने का एक तरीका है। आप सिलेबस को रखिए, आप जहां आपका स्टडी टेबल है, जो आपका स्टडी रूम है, उसमें जिस जहां आपने टेबल लगाया होगा, वहीं आप क्या करिए, अपने सिलेबस को आगे चिपका के रखिए, अपनी कॉपी पर चिपका कर रखिए और अपने सिलेबस का निरंतर क्या करिए, रिवीजन करिए, उसका बार बार पढ़ते रहिए। और जब आप बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको पाठ्यक्रम याद हो जाएगा। क्लियर? तो पहली बात, पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है, हमने कहा बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्या हमें पाठ्यक्रम को याद करना चाहिए? तो मेरा ऐसा सजेशन है, मेरा ऐसा मानना है, और टॉपर्स को सुनेंगे तो उनका भी ऐसा मानना है, जो सिलेक्टेड लोग हैं, मेरे भी जानने वाले कुछ सिलेक्टेड हैं, उनका भी कहना है कि हाँ, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। और याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को आपको डेली डेली रोज रोज देखना पड़ेगा। और बहुत अधिक नहीं है, 5 से 6 पेज का सिलेबस है। रोज सुबह उठो, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए सबसे पहले क्या देख लो, सिलेबस को सबसे पहले देख लो, उस पर बातचीत कर लो। ठीक है? तो यूपीएससी सीएससी का पाठ्यक्रम आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। क्या इसे याद करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि यूपीएससी सीएससी की जो परीक्षा है बेटा, ये परीक्षा कितने चरणों में होती है, इस परीक्षा का आयोजन कितने चरणों में किया जाता है? ठीक है? तो ये वाला पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो आयोजन है वो कितने चरणों में किया जाता है। ठीक है? तो इस बेटा परीक्षा का आयोजन जो है 3 चरणों में किया जाता है। देखो, यूपीएससी सीएससी का आयोजन 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 3 चरणों में किया जाता है। 3 चरणों में। कौन कौन से हैं 3 चरण? सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। द्वितीय मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन। और तीसरा चरण क्या है बेटा आपका? साक्षात्कार। साक्षात्कार, इंटरव्यू। तीसरा चरण क्या है आपका? साक्षात्कार, इंटरव्यू। ठीक है? तो ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। ये आपका प्रथम चरण है, ये आपका द्वितीय चरण है और ये आपका तृतीय चरण है। मतलब पहले हमारी प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर हमारी मुख्य परीक्षा होगी, और जब आप प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाओगे तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, और जब आप मुख्य परीक्षा में पास हो जाओगे तो आपको बेटा साक्षात्कार में बैठने का अवसर मिलेगा, और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलो, बात समझ आई? क्लियर बात? अच्छा, अब देखो,
अब प्रश्न ये उभर कर आता है कि क्या यूपीएससी ने इन चरणों का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया है? क्या यूपीएससी ने इन चरणों का सिलेबस उपलब्ध कराया है? तो यूपीएससी द्वारा प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराया गया है दोनों के द्वारा, यूपीएससी द्वारा दोनों का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। पीटी का भी है, प्रीलिम्स का सिलेबस है, इसका अपना सिलेबस है और इसका अपना सिलेबस है। ठीक है, और पूरा बताया है कि कितने एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे होते हैं, कितने कितने अंक आते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं बिंदुओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि पीटी का क्या, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, पीटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका क्या सिलेबस है उस पर बात करेंगे, मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या बात कर ली बेटा? हमने कहा कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता, महत्व क्या है उस पर बात करी, याद करना चाहिए, करना चाहिए। कितने चरणों में परीक्षा होती है? 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। क्या हर प्रत्येक चरण का या हर चरण का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है? तो हाँ, बिल्कुल कराया गया है। प्रत्येक चरण का बेटा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। अब क्या पाठ्यक्रम है, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, देखते हैं। देखो, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। सबसे पहले किसका पाठ्यक्रम देख रहे हैं? सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं अपने प्रारंभिक परीक्षा का। किसका बेटा? प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम देखने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का, इसके सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है देखो, चलो। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार, किसके बेटा? नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में, क्या बेटा? वर्तमान में प्रीलिम्स में, पीटी में 2 प्रश्न पत्र शामिल होते हैं। मतलब आपका जो प्रीलिम्स होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसको जीएस 1 और जीएस 2 भी कह सकते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है। पहला जो पेपर होता है बेटा वो आपका जीएस का होता है। किसका? जनरल स्टडीज का होता है। जबकि दूसरे को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा या सी सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम लोग उसमें क्या लिखते थे शॉर्ट में? सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसको, सी सेट कहा जाता है। दूसरा पेपर किसका हो रहा है बेटा? सी सेट का हो रहा है। देखो, पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, सबसे पहला चरण क्या है? प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर कराए जाते हैं, जीएस का पेपर और एक सी सेट का पेपर। जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज, सी सेट का मतलब क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा। 2 तरह के पेपर आपके कराए जाते हैं। ठीक है, और यह पेपर क्वालिफाइंग पेपर के रूप में है। अभी बात करेंगे इसका क्या आशय है। अब देखो, दोनों प्रश्न पत्र 200 अंकों के होते हैं। मतलब जीएस भी कितने मार्क्स का होगा बेटा? 200 मार्क्स का होगा। सी सेट भी कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा, 200 अंकों का होगा। जीएस में भी 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और सी सेट में भी 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो। पहले प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं। मतलब जीएस में कितने प्रश्न होते हैं बेटा? 100 प्रश्न होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 100 प्रश्न है, 200 अंक का टोटल है। इसका मतलब है एक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। मतलब जीएस के पेपर में, जनरल स्टडीज में, सामान्य अध्ययन में, प्रीलिम्स में जो पहला पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इस प्रकार 200 अंक हो जाते हैं। क्लियर बात? चलो। जबकि दूसरे प्रश्न पत्र सी सेट में 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। मतलब ये जो सी सेट का पेपर है इसमें केवल कितने प्रश्न होते हैं? 80 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न नहीं होते हैं। ये बात याद रखने वाली है। मतलब प्रीलिम्स में 2 पेपर होने हैं, जीएस पेपर 1 और आपका जीएस पेपर 2, जिसको हम लोग सी सेट कह रहे हैं। जीएस पेपर 1 में 200 अंकों का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंक का रहेगा। लेकिन जो सी सेट का पेपर है हमारा, प्रीलिम्स में दूसरा जो पेपर है,
उसमें जो आपका क्वेश्चन रहेंगे वो 100 नहीं रहेंगे, केवल 80 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 80 प्रश्न रहेंगे। और पूर्णांक कितना रहेगा? टोटल आपका मार्क्स कितना रहेगा? 200 रहेगा। इसका मतलब है एक प्रश्न 2 नंबर का नहीं हुआ, हर प्रश्न पर जो है 0.5% मार्क्स बढ़ गए हैं। तो सी सेट में एक प्रश्न जो होता है वो 2.5 अंक का होता है, लेकिन जीएस में एक प्रश्न 2 अंक का होता है। क्लियर? तो जीएस में 100 प्रश्न 200 नंबर के, एक प्रश्न कितने का? 2 नंबर का। और ऐसे ही आपका सी सेट में जो है 80 प्रश्न, टोटल कितना? 200 मार्क्स के, एक प्रश्न 2.5 अंक का। क्लियर बात इतनी? देखो, दोनों प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? बिल्कुल, आपने अगर गलत उत्तर किया तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू की, जिसके तहत 3 गलत उत्तर होने पर एक सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। मतलब कि आप इस वाले को भी कर रहे हैं या इस वाले को कर रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग लागू होगी। और निगेटिव मार्किंग का आशय क्या है यहाँ पर? कि आपने मान लो 3 प्रश्न गलत किए, 1/3 की निगेटिव होती है। कितने की? 1/3 की। मतलब आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आपका जो सही एक उत्तर होगा वो अपने आप उसमें से काट लिया जाएगा। जैसे कि मान लो आपने टोटल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ध्यान से समझना, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 60 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन गलत निकले, तो सही कितने निकले? 50। 50 सही है और 10 क्या है? गलत है। तो अब 10 तो गलत हो ही गए, 50 सही हो गए। अब ये 10 जो आपने गलत किए हैं, 1/3 के हिसाब से ये मान लो कि 3 क्वेश्चन जो है आपके इसमें से भी निगेटिव कर दिए जाएंगे, तो आप 47 पर आ जाएंगे। बात समझ आई? कितने पर आ जाएंगे? 47 पर आ जाएंगे। 10 तो गए, और 10 आपने जो गलत किए वो 3 प्रश्न और लेकर गए, क्योंकि 3 गलत होने पर एक प्रश्न, तो 3 त्रिका 9, तो कितने? 3 प्रश्न लगभग आपके सही में से भी चले जाते हैं। ये नकारात्मक है। गलत करने का आपको क्या है? नकारात्मक रूप से दंड दिया जाता है यूपीएससी द्वारा। इसलिए कहते हैं कि जितने कम गलत करोगे उतनी ही पीटी में आपका चांस हो जाता है क्वालिफाई करने का। तो नकारात्मक से बचने के लिए आपको बहुत अच्छे से चीजें याद होनी चाहिए, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है? तो ये नकारात्मक का मतलब हो गया। ठीक है? चलो, अब देखो, चूंकि अब सीसेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए सीसेट में केवल 33% अंक लाए जाते हैं, 27% या 66 अंक लाने पड़ेंगे। मतलब कि जो सीसेट का अपना पेपर है बेटा, वो क्वालिफाइंग है। उसमें केवल आप 80 में से, ध्यान समझना, 80 टोटल प्रश्न है, इस 80 में से अगर आप कितने प्रश्न कर देते हैं? 27% सही कर देते हैं। कितने प्रश्न? 27% सही कर देते हैं। या फिर 200 अंकों में से 66 अंक आपके आ जाते हैं, तो फिर आप सीसेट को क्वालिफाई मान लिए जाते हैं। बस। तो सीसेट में कितना लाना है? 80 में से 27, 28, अगर 27 से कम करोगे तो फिर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं मानो जाएंगे। 80 में से कितने? 27% आपको सही करने हैं, और 27% आप जब सही कर दोगे या फिर आप 66 मार्क्स ले आओगे, बात एक ही है, 27% या 66 मार्क्स जब ले आओगे तो सीसेट आप क्वालिफाई मान लिए जाओगे। लेकिन सीसेट क्वालिफाई अब हो गए, अब आपकी जो कट ऑफ बनेगी प्रीलिम्स की, वो किस बेसिस पर बनेगी? वो आपकी जीएस पेपर 1 200 अंकों के आधार पर बनती है। सीसेट केवल क्वालिफाइंग है। अगर आप सीसेट में 27% सही नहीं कर पाए और जीएस में आपने 200 में से 120 मार्क्स भी ले आए, तो भी आप जीएस में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, क्योंकि पहले किसकी कॉपी चेक होगी? आपकी सीसेट की कॉपी चेक होगी, और सीसेट की कॉपी चेक होने के बाद जीएस की होगी। और अगर सीसेट में आप क्वालिफाई नहीं किए, 27% सही नहीं कर पाए, 66 मार्क्स नहीं ला पाए, तो ये मान लो जीएस में आप 200 में से 200 ले आना, 200 में से 180 ले आना, 200 में से 140 ले आना, 200 में से 120 नंबर भी ले आना, तो भी आप पीटी क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो पहली शर्त क्या है? कि जीएस छोड़ो, सी सेट में आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बच्चे बहुत गंभीरता से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत सिंसियर हैं, उनको जीएस के साथ साथ किस पर पढ़ाई करनी चाहिए? सी सेट पर पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी मार्कशीट देखी हैं कि जीएस में बेटा 120 नंबर भी आए हैं, मतलब 60 क्वेश्चन तक लोगों ने सही किए हैं, कट ऑफ 47 क्वेश्चन ही है, 50 क्वेश्चन ही है, लेकिन वो सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए। जब सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर 120 140 जो भी लाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए
अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और मेंस देना है तो आपको सी सेट को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना महत्व आप जीएस को दे रहे हैं। और मेरा जो अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का या चीजों को देखने का, मैं ये देखता हूं कि ज्यादातर बच्चे केवल और केवल किस में तैयारी में लगे रहते हैं, जीएस पढ़ने में लगे रहते हैं, सी सेट पर बात नहीं करते हैं। तो सी सेट क्वालिफाई करोगे तभी आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई माना जाएगा। इसलिए सी सेट भी पढ़िए और जीएस भी पढ़िए, और सी सेट में 27 नंबर लाएंगे तो फिर जीएस के मार्क्स के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। तो ये पीटी का एक हमने बताया कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं और उनके होने का और उनमें क्वालिफाई करने का तरीका क्या है। अब हम बात करते हैं कि पीटी का हमारा सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। जीएस पेपर 1 की बात हो रही है, किसकी हो रही है, जीएस 1 की बात हो रही है, जो 200 अंक का होता है और जिसमें आपके 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, देखो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 का संबंध सामान्य अध्ययन से जिसका पाठ्यक्रम सिलेबस निम्नलिखित है। सबसे पहले यूपीएससी ने क्या कहा कि क्या पूछेंगे, वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं आपसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, तो उन घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जामिनेशन में आएगा। और उसको यूपीएससी ने पहले नंबर पर रखा है कि करंट अफेयर्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। करंट अफेयर्स को, करंट इवेंट्स को आप जो है कि ये नहीं कह सकते कि करंट हम बाद में तैयार कर लेंगे, नहीं। प्रीलिम्स में यूपीएससी ने खुद उसको पहले पॉइंट पर रखा है। इसका मतलब है यूपीएससी क्या बताना चाह रहा है कि भैया प्रारंभिक परीक्षा तो आप पढ़ रहे हो, क्वालिफाई करना है तो उसमें करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी। दूसरा क्या है, उसमें इतिहास पूछेंगे आपसे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएंगे, आपकी हिस्ट्री से आएंगे, एंशियंट से आएंगे, मिडिवल से, मॉडर्न से सवाल आएंगे। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा, और प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल की बात की जाएगी, मतलब ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। फिर है आपका पॉलिटी, भारतीय राजतंत्र पूछा जाएगा, संविधान के बारे में, राजनीतिक प्रणाली के बारे में, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मतलब करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। क्या बेटा, एक करंट अफेयर्स हो गया, ये आपकी हिस्ट्री हो गई, ये आपका ज्योग्राफी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, पॉलिटी हो गया। देखो कोर एरिया निकलते आ रहे हैं, करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। यहां से पीटी में सवाल आएंगे। फिर कहां से आएंगे आपके, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की में की गई पहलों से भी प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो है आपका इकोनॉमी से आ जाता है। ये एरिया क्या है, ये आपकी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी पढ़नी है आपको। फिर पर्यावरण, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है आपको, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। खुद ही लिख रहे हैं कि बहुत अधिक विशेषज्ञता नहीं चाहिए, लेकिन जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट में क्या है बेटा, सामान्य विज्ञान, आपको साइंस भी पढ़नी है। मतलब पीटी के लिए क्या क्या पढ़ना है, अगर हम बहुत समराइज करें पीटी के लिए तो क्या पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको बेटा, साइंस पढ़नी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना है अगर पीटी निकालना है और जीएस पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये 5 6 7 पॉइंट जो है आपको आने चाहिए। क्या क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड आपका साइंस, और इन सबसे जुड़ी हुई करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। तो पीटी जब तैयार कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, तो ये फोकस आपका होना चाहिए कि इन बिंदुओं पर हमें बात करनी है। तो ये आपका है बेटा प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 की हमने बात करी। चलो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये सी सेट में क्या पूछेंगे आपसे। सी सेट में क्या पूछते हैं, देखो ये सी सेट का है जो कि 200 अंक का होता है, और 200 अंक में केवल 80 प्रश्न आते हैं आपके, और एक प्रश्न 2.5 का हो जाता है। पहला पाठ्यक्रम क्या है इसमें, कह रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन पूछेंगे। बहुत शानदार होता है कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है, एक पैराग्राफ दे देते हैं 1 पेज का, और उसमें से जो है प्रश्न आपसे
पूछते रहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। फिर संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जो है इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये यही शामिल कर दिया गया है। तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपसे किससे सवाल पूछे जाएंगे बेटा, रीजनिंग से पूछे जाएंगे। डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। तो अभी किस पर, कॉम्प्रीहेंशन 1, रीजनिंग 2, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां से उतने क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, यहाँ प्रश्न नहीं आते हैं अब इसमें, ठीक है। और सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यन, मतलब कि ये आपका मैथमेटिक्स है। क्या है बेटा, ये आपका मैथमेटिक्स से सवाल पूछ रहे हैं, गणित से सवाल पूछ रहे हैं। तो सीसेट निकालने के कहाँ फोकस करना है, कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। यहाँ आपको फोकस करना है इन 3 बिंदुओं पर। किस पर, गणित बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, उसके अलावा रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। अब इसमें से सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। चलो, इन वाले बिंदुओं से सवाल नहीं आते। अच्छा, कह रहे हैं कि 10वीं लेवल तक की आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वस्तुनिष्ठ का आप समझते होंगे कि सभी लोगों के लिए एक जैसे होते हैं। तो पीटी में क्या समझ आया आपको, कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर होने हैं, जीएस का 1 और जो सीसेट है वो आपका दूसरा पेपर माना जाता है। जीएस में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ना है, और आपको जनरल साइंस पढ़ना है। और सीसेट में क्या पढ़ना है, जो अभी सवाल पूछने की प्रकृति है वो मैथ है आपका, रीजनिंग है, और आपका कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। और आपको जो जीएस पेपर 1 है उसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, और आपके जो है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। सी सेट में आपके 80 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2.5 मार्क्स का रहेगा। और सी सेट क्वालिफाइंग है, 80 में से 27 प्रश्न करोगे, सी सेट क्वालिफाई मान लिए जाओगे। आपकी जो मेरिट बनेगी, आपका जो क्वालिफाई आप माने जाएंगे, वो जीएस के आधार पर माने जाएंगे। और हाल फिलहाल मेरे हिसाब से अगर आप 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न सही कर देते हैं, 50 फिर तो जनरल के लिए बोल रहा हूं, उससे नीचे हो गया है, ठीक है। आप 45 से 50 के बीच में अगर सही कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं। क्या बेटा, जीएस का जो पहला पेपर है, 100 प्रश्नों में से अगर आप 45 से 50 के बीच में काट पीट के सही कर रहे हैं, नेगेटिव अंक हटाकर, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए जाते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स है, और ये प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है। तो ये प्रीलिम्स का पूरा ढांचा, प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस आपके स्टडी टेबल पर होना चाहिए, और फिर जो है आपकी तैयारी इसी के अनुरूप चलनी चाहिए जब आप पीटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हमने बात करी बेटा किसके बारे में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी अलग बात करते हैं। क्या बात करते हैं, देखो अभी इसको हटा देता हूं कि निबंध पर अभी बात नहीं करेंगे, निबंध पर हम बाद में करेंगे, ठीक है। बना रहने दो, चलो निबंध पर थोड़ा सा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें किस पर बात करनी है, अब हमें करनी है सामान्य अध्ययन और निबंध, स्पेशली मुख्य परीक्षा के बारे में। किस पर, मुख्य परीक्षा के बारे में, ठीक है। मुख्य परीक्षा के बारे में हमें बात करनी है। और मुख्य परीक्षा में क्या है, तो देखो मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में आपके बेटा ये पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। मुख्य परीक्षा में देखो, पीटी क्वालिफाई कर लोगे तो मुख्य परीक्षा में पहुंच जाओगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, और पेपर 8 और पेपर 9। मतलब मेंस में कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर, 9 पेपर होते हैं। और इन 9 पेपर में क्या है बेटा, देखो पहला पेपर सामान्य अध्ययन 1 कहते हैं, निबंध भी होगा आपका, ऐसे होगा, ठीक है। निबंध होता है आपका, जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। फिर आपका वैकल्पिक विषय ऑप्शनल, ऑप्शनल का पेपर होगा आपका। फिर ऑप्शनल का आपका दूसरा पेपर होगा। और ये आपका जो भाषा का क्वालिफाइंग पेपर होता है, अनिवार्य होता है सबके लिए, ये होता है, ठीक है। ये अनिवार्य आ जाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मुख्य परीक्षा होती है बेटा, वो कितने नंबर की होती है, वो 1750 नंबर की होती है। कितने नंबर की, 1750 नंबर की। और इंटरव्यू कितने का होता है, 275 का। मतलब टोटल जो होता है वो 2025 का होता है। इसमें से जिसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे वो आपका फाइनल लिस्ट में पहुंच जाएगा। बात समझ आई। तो ये आपकी मुख्य परीक्षा है। अब मुख्य परीक्षा में हमें ये देखना है कि निबंध का सिलेबस क्या है ना, इनका सिलेबस क्या है। आज हम वैकल्पिक विषय की बात नहीं करेंगे, ऑप्शनल के सिलेबस की बात नहीं करेंगे। इस पर फिर कभी बाद में बात की जाएगी, क्योंकि ऑप्शनल बहुत सारे होते हैं,
और ऑप्शनल हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ सारे ऑप्शनल के सिलेबस की बात करना पॉसिबल नहीं है। मैं चूंकि पीएसआईआर पढ़ाता हूं और मैंने खुद पीएसआईआर पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो कभी हम उस पर बात कर लेंगे। चलो क्लियर है। अभी हम किस पर बात करेंगे? निबंध का क्या सिलेबस है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 का क्या सिलेबस है, इन पर हम बात करेंगे, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो निबंध में क्या है बेटा, ठीक है, जो आपके हिंदी इंग्लिश होते हैं वो बेटा कंपलसरी पेपर होते हैं, उनके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। देखो ये वाला देखो, यहाँ पर जो आपका हिंदी इंग्लिश होता है ना, ये अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है, और हिंदी या 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उनमें से कोई एक भाषा ले लो, तो ये अनिवार्य है, इनके ये अंक जोड़े नहीं जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसमें तो बस क्वालिफाइंग है, जैसे सीसेट क्वालिफाइंग था, और इसमें कितना क्वालिफाइंग लाना है बेटा, आपको केवल 25% अंक लाने हैं। और अगर आप 25% हिंदी में ले आओगे, 25% अंग्रेजी में ले आओगे, तो आप इन पेपर में क्वालिफाई मान लिए जाओगे। अगर आपने मेंस लिखते हुए, समझना, अगर आपने मेंस लिखते हुए ऐसे बहुत अच्छा लिखा, जीएस 1 बहुत अच्छा लिखा, जीएस 2 बहुत अच्छा लिखा, जीएस 3, जीएस 4 ऑप्शनल बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आप हिंदी के कंपलसरी पेपर में और इंग्लिश के कंपलसरी पेपर में 25-25% मार्क्स नहीं ले पाए, या कहो कि 300 में से 75 मार्क्स नहीं ला पाए, तो फिर आप जो है मेंस क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। और आप कितना भी अच्छा ऑप्शनल लिख लेना, कितना भी अच्छा जीएस लिख लेना, तो इन दो पेपर में तो आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो सी सेट पर फोकस करो, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम कंपलसरी पेपर को उठा के देख लो कि ये पेपर होते कैसे हैं, इनमें पूछा क्या क्या जाता है। अगर सोचो आप बहुत अच्छा लिखा है जीएस में, आप बहुत अच्छा करा है, आप ऑप्शनल में निबंध बहुत शानदार लिखा है, लेकिन हिंदी में क्वालिफाई नहीं हो पाए, अंग्रेजी में क्वालिफाई नहीं हो पाए, 300 में से 75 मार्क्स नहीं ला पाए, तो ये मान लेना कि सारी मेहनत जो है वो गुड़ का गोबर हो गई, हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकला। बात समझ आई? इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में सी सेट क्वालिफाइंग है, उस पर थोड़ा सा फोकस करो, और मुख्य परीक्षा में आपका अंग्रेजी और हिंदी जो क्वालिफाइंग है उस पर थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा निबंध का सिलेबस देखते हैं कि ऐसे के बारे में यूपीएससी क्या कह रहा है, ऐसे में क्या पूछेगा। तो कितने ऐसे लिखने होते हैं बेटा, आपको आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। कितने निबंध लिखने होते हैं? 2 निबंध लिखने होते हैं। और जो एक निबंध होता है वो लगभग 1000 से लेके 1200 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, मान लो ये निबंध का आपका पेपर है, तो निबंध का पेपर ऐसे रहता है, पार्ट 1 और पार्ट बी। तो यहाँ 1 2 3 4 निबंध रहेंगे, 1 2 3 4 यहाँ रहेंगे, 4 में से कोई एक, यहाँ 4 में से कोई एक, तो टोटल आपको 2 निबंध लिखने हैं। और प्रत्येक निबंध जो है 1000 से 1200 वर्ड में ये, और 1000 से 1200 वर्ड में ये, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2400 शब्द आपको लिखने होते हैं 3 घंटे में। तो ये निबंध है आपका। और निबंध का क्या रहता है? निबंध जो है कि अमूर्त और मूर्त भागों में विभाजित रह सकते हैं, और निबंध की कोई विशेष जो है सिलेबस यूपीएससी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। निबंध हमारे जीएस से ही निकलकर सामने आ जाता है। लेकिन कितने निबंध लिखने होते हैं? 2 निबंध लिखने होते हैं, और प्रत्येक निबंध जो है 1000 से 1200 की शब्द सीमा में लिखना पड़ता है। लगभग 1.5 घंटे लिखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि 3 घंटे में आपको 2 निबंध लिखने हैं। निबंध के लिए कोई बहुत स्पष्ट सिलेबस नहीं बताया गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा जो है जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन, जीएस पेपर 1, जीएस जिसको हम मेंस में जीएस पेपर 1 कहते हैं। इसमें क्या क्या पूछते हैं ये लोग हमसे भारतीय विरासत संस्कृति के बारे में पूछते हैं, इतिहास के बारे में पूछते हैं, भूगोल और समाज के बारे में पूछते हैं। मतलब हमारा जो जीएस पेपर 1 है उसमें बेटा क्या क्या आता है? जीएस पेपर 1 में बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि हिस्ट्री आती है। देखो जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के साथ हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ आपका जो है ज्योग्राफी, और जियोग्राफी के साथ आपकी इंडियन सोसाइटी, ये आपके उसमें आते ही है, ये आपसे पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जाता है? आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी है, ये 4 बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले इन्होंने आर्ट एंड कल्चर की बात की है। किसकी बात की है बेटा? आर्ट एंड कल्चर की बात की है। तो ये है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या पूछ रहे हैं? देखो ये लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें ये पूछेंगे। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के क्या क्या रूप थे, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू क्या क्या हैं, 18वीं सदी से लेकर वर्तमान तक की जो आधुनिक भारत की जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, उन पर बात की जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम पर बात करेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात देश का एकीकरण कैसे हो रहा है उस बिंदु पर बात करेंगे ये आपसे। ठीक है,
फिर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें आपसे ये पूछेंगे, हिस्ट्री में ही क्या बेटा, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में 18वीं सदी के बाद की जो वैश्विक घटनाएं हैं उनसे पूछेंगे, ठीक है। और फिर जो है आपकी ये सोसाइटी आ जाएगी, यहाँ पर सोसाइटी, समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, महिलाओं पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, महिला संगठन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, महिलाओं से पूछेंगे, जनसंख्या से, गरीबी से, ठीक है, शहरीकरण से जुड़े मुद्दे, भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है भारतीय समाज पर, भारतीय सशक्तिकरण क्या है, सांप्रदायवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इन सब से प्रश्न आपसे सिलेबस में पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आपका आ जाएगा जियोग्राफी, क्या, जियोग्राफी, भूगोल आ जाएगा। और भूगोल के कितने पॉइंट है, 1 2 3। पहला पॉइंट क्या है, विश्व के भौतिक भूगोल की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसे किया जा रहा है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जब आप भूगोल पढ़ रहे हो तो ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जब इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो तो वो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यूपीएससी का जो सिलेबस है बेटा वो आपके पास होना ही चाहिए। बात समझ आई? देखो, ठीक ऐसे ही जो है आपका जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 मेंस में क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे, उसमें पॉलिटी पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं, पॉलिटी। फिर आपसे गवर्नेंस पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पॉलिटी गवर्नेंस पूछ रहे हैं। उसके बाद आपसे सोशल जस्टिस पूछ रहे हैं, और सोशल जस्टिस के अलावा आपसे आईआर पूछ रहे हैं। जीएस पेपर 2 में क्या क्या पूछते हैं, पॉलिटी पूछते हैं, राजव्यवस्था पूछते हैं, आपसे गवर्नेंस के बारे में पूछा जाता है, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। ये पूरा सिलेबस आपका लिखा हुआ है, क्या हुआ है, ये पूरा सिलेबस आपका लिखा हुआ है। तो ये सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए, ये सिलेबस आपको अपने सामने रखना चाहिए। ये देखो, यहाँ से आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ गया, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रिजल्ट में तरह पर, भारत उसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, ये सारा सिलेबस बेटा आपके दिमाग में क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, और इस सिलेबस को आपको रखना चाहिए। और जब आप पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट बाय पॉइंट इसको पढ़ते हुए चलिए। आगे क्या है देखो, जीएस पेपर आपका मेंस का 3 आ जाएगा, जीएस पेपर 3। इसमें क्या क्या पूछते हैं, इसमें बेटा आपसे सबसे पहले इकोनॉमी पूछा जाता है ना। इकोनॉमी, इकोनॉमी के साथ क्या पूछा जाता है आपसे, इसके साथ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट आता है यहाँ पर, इकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है इसी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा क्या आता है इसमें, इंटरनल, इंटरनल सिक्योरिटी आता है। और इसी में फिर आपका आता है डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये इतनी चीजें जो है जीएस पेपर 3 में है। क्या क्या बेटा, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, पारिस्थितिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये जीएस पेपर 3 में आपसे पूछा जाता है। और उसका सिलेबस क्या है, ये सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। इकोनॉमी में क्या क्या पूछा जाएगा, समावेशी विकास, सरकारी बजट, मुख्य फसलें जो है वो सवाल वहां से पूछा जाएगा, है ना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होते हैं, भूमि सुधार भारत में कैसे हुए, उदारीकरण के बारे में, बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा मेंस में लिखने के लिए, ठीक है। उदारीकरण का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, बुनियादी ढांचा, निवेश मॉडल। फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, उसके प्रयोग भारत में पूछे जाएंगे, क्या क्या उपलब्धियां हमने हासिल करी उससे पूछा जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार, इनसे जुड़े हुए विषय भी आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आपका ये इकोलॉजी, इन्वायरमेंट आ जाएगा, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक ही लाइन में लिखा हुआ है। आपका ये इंटरनल सिक्योरिटी आ गया, विकास विभाग, विकास और उग्रवाद के बीच क्या संबंध है, आंतरिक सुरक्षा को कैसे बनाए रखना है, ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी आ गया। तो यूपीएससी ने हर एक चीज का बहुत बारीकी से सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो इस सिलेबस को जो है अपने पास रखिए और उसका गहन अध्ययन करिए। अब आपका ये जीएस पेपर 4 आ गया बेटा। और जीएस पेपर 4 तो आप जानते हैं क्या कहते हैं उसको, एथिक्स और इंटीग्रिटी का पेपर कहते हैं हम लोग। सामान्य सी भाषा में क्या कह देते हैं, एथिक्स का पेपर उसको कह देते हैं। और एथिक्स का सिलेबस तो बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से यूपीएससी ने समझाने का प्रयास किया हुआ है। और देखो पूरा सिलेबस जो है आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, ये पहला पॉइंट है, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध क्या क्या है ना। और अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, सिविल सेवा के लिए कैसी अभिवृत्ति, बुनियादी मूल्य क्या होना चाहिए है, भावनात्मक समझ क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहते हैं, प्रमुख विचारक, नैतिक विचारक, दार्शनिक, उनके बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा लोक प्रशासन में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है, कैसे योगदान होना चाहिए, उसके विषय में पढ़ना है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, आप अधिकारी बन गए तो क्या आपको ईमानदार होना चाहिए, उस पर बातचीत करनी है हमें, समझे। और जो है
ये हमारा सिलेबस निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, तो हमने, चूंकि हर एक सिलेबस के पॉइंट को यहाँ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिलेबस आपको बता दिया कि कैसे सिलेबस जो है ये आपको यूपीएससी ने दिया हुआ है। अब सर सवाल ये है कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें? तो सिलेबस कहीं से भी डाउनलोड कर लो। मैंने ये सिलेबस जो है यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, उनका जो नोटिफिकेशन आता है वहां से डाउनलोड किया है। आप भी यूपीएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी कोचिंग के सिलेबस को आप यूज कर सकते हैं। मैं जो ये सिलेबस है इसका पीडीएफ आपके पास डलवा दूंगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम देख सकते हैं और इन चीजों को हम समझ सकते हैं। और इसी के साथ इस सेशन को मैं थोड़ा समाप्त कर रहा हूँ, और मैंने लिखा है थैंक यू। और इस सेशन में मैंने जो बात करी बेटा, वो यूपीएससी सीएसई, समझना, यूपीएससी सीएसई, यूपीएससी सीएसई के पाठ्यक्रम को हमने समझा। और पाठ्यक्रम में किसको बेटा? प्रीलिम्स, पाठ्यक्रम में किसको? प्रीलिम्स और मेंस, दोनों के पाठ्यक्रम की व्यापक व्याख्या जो है मैंने की है और आपको समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको ठीक लगेगा। और ये तो पहला लेक्चर है, इसके बाद जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मैं मुख्य परीक्षा पर बहुत व्यापक तरीके से बात करूंगा कि मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, पेपर का जो है वो निर्धारण कैसे होता है, समय क्या होता है। मुख्य परीक्षा को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि मुख्य परीक्षा फाइनल सिलेक्शन में कितनी महत्वपूर्ण है या कितनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप मेरे साथ जुड़े हैं, और आगे जो लेक्चर आएंगे वो इसी सीरीज में लेक्चर रहेंगे, और फिर हम उत्तर लेखन पर भी बात करेंगे और मुख्य परीक्षा पर भी बात करेंगे। तो आज के सेशन के लिए आप मेरे साथ रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और रिजल्ट मित्रा परिवार के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको लाइक भी करना है, और उस पे कमेंट भी लिखने हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रिजल्ट मित्रा परिवार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।